एवर कभी कभी क्या हो सकता है, when there is disagreement among the joint auditors regarding any matter to be covered by the audit report। कोई मैटर को लेकर उन दोनों के बीच में अलग अलग ओपिनियन है, क्या करेंगे? Then in such a case each joint auditor can express his opinion through a separate report। क्लियर है ये बात? ठीक है। और कुछ भी लिखा है, ज्वाइंट ऑडिटर्स आर नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजोरिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर। मतलब 3 ज्वाइंट ऑडिटर थे, 2 कह रहे थे एडवर्स, 1 कह रहा था क्लीन। तो ऐसा नहीं होगा कि एडवर्स चली जाए, 2 अपनी अलग रिपोर्ट बना दो, 1 अपनी अलग रिपोर्ट बना दो। पर इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाएगा कि शेयर होल्डर्स कौन सी वाली रिपोर्ट पढ़ेंगे, उनके सामने कौन सी वाली रिपोर्ट बताई जाएगी। उन्हें तुम एक रिपोर्ट भी दे दोगे तो वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि यही रिपोर्ट है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक तरीका लगाया, बोले मोर देन 1 ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, ईच ऑडिट रिपोर्ट शैल मेक या शैल हैव द रेफरेंस ऑफ अदर ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द अदर ज्वाइंट ऑडिटर। मतलब मैंने एक रिपोर्ट बनाई, एक और जो ज्वाइंट ऑडिटर था उसने भी अपनी रिपोर्ट बनाई, तो मैं लिखूंगा कि ये तो रिपोर्ट है, इसके अलावा एक और रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। और जब ये रिपोर्ट बनाएगा तो ये भी क्या लिखेगा कि मेरी रिपोर्ट के अलावा एक और ऑडिट रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। फायदा क्या होगा? पढ़ने वाले को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ एक से ज्यादा रिपोर्ट है, तो हमें दूसरी भी देखनी है, केवल इस पर रिलाय नहीं करना है। क्लियर है? लिख लो जल्दी से। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और पता है बेटा बच्चों को केवल इतना याद रहता है, बच्चे लिखते हैं केवल ये वाला पैराग्राफ, बोले कि नहीं अगर अलग अलग ओपिनियन होगी तो आप अपनी रिपोर्ट अलग से दे सकते हो। इतने से काम नहीं चलेगा, है ना? पूरी बात आपको समझानी पड़ेगी। स्टार्ट फ्रॉम हियर। मिश्रा जी रिकॉर्डिंग चालू है? However, when there is a disagreement among the joint auditors regarding any matter to be covered by audit report,
joint auditors are not bound by the views of majority of joint auditors. गुड मॉर्निंग। अरे क्या हो गया इसको? कवर सच में भी है क्या? हो गया? आप जो लोग लेट आए हैं वो नेक्स्ट से कवर करना। ये तो हो गया खत्म। इफ मोर देन वन ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड या इशूड, ईच ऑडिट रिपोर्ट शैल मेक द रेफरेंस ऑफ अदर ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द अदर ज्वाइंट ऑडिटर। मतलब मैं अपनी रिपोर्ट इशू कर रहा हूं और एक और रिपोर्ट इसके अलावा है, तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि इस रिपोर्ट के अलावा एक और रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। सारी रिपोर्ट्स की वैल्यू एक बराबर है। हाँ हाँ, सारी। अगर किसी एक की भिजवाई, इसका मतलब है कि तुमने एक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो सुनो ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में उन्होंने क्या बताया। पहले उन्होंने बताया कि नॉर्मली दे आर रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट देनी है। नॉर्मली ऐसा संभव हो भी जाता है दैट दे आर एबल टू अराइव एट एन अग्रीड रिपोर्ट, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए। अगर डिफरेंस आ जाता है तो दे हैव राइट टू इशू देयर ऑन रिपोर्ट सेपरेटली, और फिर एक ज्वाइंट ऑडिटर मेजोरिटी की व्यूज से बाउंड नहीं है। एंड फाइनली, अगर एक से ज्यादा रिपोर्ट इसी होंगी तो हर रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि इस रिपोर्ट के अलावा दूसरी रिपोर्ट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नई हेडिंग डालूं, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। ये हेडिंग पहले होती ही नहीं थी, जो है ये है। शायद इस पर क्वेश्चन भी आया है लास्ट अटेम्प्ट में। आया है क्या? यही हेडिंग आई है। हाँ, अपन चेक कर लेंगे एक बार। ये हेडिंग है। हेडिंग पूरी तरह से नई है और जितना मुझे याद है यही हेडिंग के साथ क्वेश्चन आया था। एक बार चेक करेंगे अपन। सीए इंटर वालों की बात कर रहा हूं। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। आप वो हेडिंग वाली नोट्स कंप्लीट कर रहे हो बेटा? अपन हेडिंग से ही रिवाइज कर सकते हैं
और हेडिंग से ही पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, कितना पोर्शन हमें कवर करना है। तो सुनो, लिखा है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। आप लिखना बंद करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, आपको एक मीटिंग बुलानी है। जैसे ही आप ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए, आपको एक मीटिंग बुलानी है। मीटिंग में किसे बुलाएंगे? अरे ऑडिटर की मीटिंग हो रही, शेयर होल्डर को बुलाना होगी, जनरल मीटिंग हुई ना उसके लिए। तो सुनो, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब एक तरीके से हेड जिसके नाम पर ऑडिट आया। तो उस जैसे मान लो 3 फर्म अपॉइंट हुई, तो तीनों फर्म के कौन आएंगे? एंगेजमेंट पार्टनर आएंगे, प्लस जो सीनियर मेंबर्स होंगे। कुल मिलाकर मीटिंग में बकवास लोगों को बुलाना है क्या? आपके यहाँ 100 लोगों के आर्टिकल्स की टीम है, क्या पूरी टीम लेकर आ जाओगे? बताओ, टाइम पास थोड़ी करना है यार, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, मीटिंग कराओ, है ना। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट फर्म या टीम, ऐसा। पहली बात एकदम क्लियर है। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। वो मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जिसके हिसाब से डिसाइड होगा ऑडिट का डायरेक्शन, ऑडिट कैसे होने वाला है। और स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या बनाया जाता है? प्लान। तो स्ट्रेटेजी केवल डायरेक्शन देती है ऑडिट को, उसको सच में कैसे करना है उसके लिए प्लान बनाया जाता है। ठीक बात है। फिर क्या लिखा है? इन डेवलपिंग द ज्वाइंट ऑडिट प्लान। आपको क्या करना है वो उन्होंने बताया है। तो समझना बेटा, जैसे ही आप ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए, पहला काम क्या है? मीटिंग बुला लो। मीटिंग में केवल बड़े लोगों को बुलाना। बड़े लोग कौन होते हैं? एक तो एंगेजमेंट पार्टनर और जो की मेंबर्स होंगे टीम के, उन लोगों को बुला लो। वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और उस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए, उस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड प्लान बनाया जाएगा। प्लान डिटेल में होता है। उस प्लान में करना क्या है, उस प्लान में क्या डिस्कशन होगा, वो उन्होंने बताया है। सो इन डेवलपिंग दी ऑडिट प्लान, आइडेंटिफाई दी डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वर्क को डिवाइड करना है इसी मीटिंग में। अपन ने ये बात पहले भी पढ़ ली, अगर आपको याद हो तो। एक हेडिंग पढ़ाई मैंने, डिवीजन ऑफ वर्क, केवल इस पर एक डिस्कशन हुआ था। किस आधार पे बांटना है, वो आधार अवेलेबल नहीं है तो कैसे बांटना है, जिसको जो काम मिलेगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल, इस तरीके की बातें हैं। तो आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क, जो बांटा जा सकता है उसे बांट लेंगे, और नहीं तो जो नहीं बांटा जाएगा उसको कॉमन हो जाएगा वो, है ना। इसके अलावा कुछ और भी लिखा है। कंसीडर एंड कम्युनिकेट टू ऑल ज्वाइंट ऑडिटर। क्या कम्युनिकेट करना है? फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है, मतलब एग्जैक्टली आप सोचो यही होता होगा। मीटिंग बुला लो बड़े बड़े लोगों की, स्ट्रेटेजी बना लो, उसके हिसाब से प्लान बना लो। और प्लान में क्या करना है? बोले एक तो काम को बांट लेना, जो बांट सकते हो। जो नहीं बांट सकते हो तो बोल देना यार ये सबको मिलकर करना है, ये भी कर लिया। इसके अलावा आपको लगता है कि यार इस ऑडिट में ये चीजें इंपोर्टेंट होंगी तो सबको बता देना। क्यों बेटा, सबको क्यों बताना है? सबका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना। शेयर होल्डर ने तो केवल इसलिए अपॉइंट करा है ज्वाइंट ऑडिटर की ऑडिट अच्छे से हो, बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी फैक्टर्स सिग्निफिकेंट लगते हैं आपको कि जरूरी है एंगेजमेंट टीम को अच्छे से ऑडिट करने के लिए, वो आप सबको समझा देना। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो पहले ये लिख लो जल्दी से।
देखा? तो देखा जाए तो चारों पॉइंट को मिलाकर अगर कंक्लूड करें तो ऐसा है कि मीटिंग बुलाकर काम को बांटना है, जो इंपोर्टेंट बातें हैं उन पर डिस्कशन करना है, ऐसा है। अभी खत्म नहीं हुआ ना, कमाल करते हैं। हाँ यार, यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में 4 नंबर का। अब समझ नहीं पाए होंगे, उन्होंने 299 कहीं नहीं लिखा, उन्होंने बस ज्वाइंट ऑडिट बोला है। बोले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द ज्वाइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डेवलप अ ज्वाइंट ऑडिट प्लान। 299 का जिक्र ही नहीं किया। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ऐसे तो आते ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर बार ऐसे नाम नंबर के साथ नहीं आते, अधिकतर बार ऐसे नंबर के साथ आते ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाता। तो अब ये आ चुका है, अब इस बार आएगा आईपीसीसी वालों के लिए यही वाला। हाँ, हो गया ये। तो 4 बातें एक बार बोलकर बताओ ना। पहली बात, आपको किन लोगों को इन्वॉल्व करना है मीटिंग में? एंगेजमेंट पार्टनर एंड की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, इतना क्लियर है। दूसरी बात, उस मीटिंग में क्या किया जाएगा? एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी टू गिव डायरेक्शन टू दी ऑडिट, और स्ट्रेटेजी के हिसाब से थर्ड पॉइंट में क्या बनाया जाएगा? प्लान। और प्लान में क्या करना है वो उन्होंने बताया है। तो मेन आंसर बेटा उनको यही चाहिए था, समझ रहे हैं आप? तो मतलब आईपीसीसी वाले अलर्ट हो जाओ, ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? ये हो गया ना, 4 तक हो गया ना। अब देखो बेटा, हेडिंग क्या थी? ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। तो देखा जाए तो ऑडिट प्लानिंग और एलोकेशन ऑफ वर्क पे चर्चा हो चुकी है, हो गई। ऑडिट प्लानिंग में क्या करना है, उसमें एलोकेशन ऑफ वर्क ही तो करना है, तो वो काम खत्म हो गया। बचा क्या है? रिस्क असेसमेंट। तो क्या लिखा है देखो 5th और 6th पॉइंट में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। Each joint auditor should assess the risk of material misstatement. तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप असेस करते हो, किसको करना है? कौन से वाले ज्वाइंट ऑडिटर को करना है? सबको करना है। एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर ज्वाइंट ऑडिटर्स, इसको यहां ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ज्वाइंट ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा और एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर देगा। क्यों ऐसा करना है? ताकि देखो बेटा, सबका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट रिपोर्ट अच्छी इशू करना है। तो अगर मैं बता दूंगा मैंने भी रिस्क को असेस करा है, तुमने भी करा है, जब हम दोनों आपस में बात करेंगे तो हो सकता है हम और लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ रिस्क मुझे ज्यादा मिली होंगी, हो सकता है मुझे 15 रिस्क मिली, तुम्हें 15 मिली, पर कुछ अलग अलग थी उसमें से, तो ओवरऑल और ज्यादा इस रिस्क एरिया से हमें पता चल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि हर एक ज्वाइंट ऑडिटर इसको असेस करेगा और एक दूसरे को कम्युनिकेट करेगा, प्लस इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। इसका मतलब ये खैर बोलने की बात नहीं है बेटा, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो। जैसे उन्होंने रैप लगाया,
उनको जिन जिन एरियाज में रिस्क मिली डॉक्यूमेंटेशन हो गया, किन में ज्यादा मिली फिर से डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हर चीज को लिखना ही चलता रहता है पूरे ऑडिट में, ऐसा समझ रहे हो आप। ओरल वैल्यू है ही नहीं किसी चीज की, ऐसा मान लो आप, है ना। एंड इट शुड बी adequately documented. And finally, joint auditors shall discuss and document nature, timing and extent of audit procedures to be performed for common and specific audit work allocated to them. बेटा कुछ याद आ रहा है क्या इससे? कल कुछ समझाया था इसको लेकर, बोले आपको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? अच्छा, हमारे बच्चे ये तो नहीं भूल गए कि पहले रैप लगाते हैं, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइम, एक्सटेंट डिसाइड करते हैं, है ना। तो इस सीक्वेंस में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले प्लानिंग हुई, रैप लगाया और नेचर, टाइम, एक्सटेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड हुई है ना। तो इसमें कुछ अजीब सा लिखा है, देखना। ज्वाइंट ऑडिटर सेल डिस्कस, ठीक है, डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, ठीक है। फॉर, ये फॉर की बात से मैं कुछ पूछना चाहता हूं। फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑडिट वर्क एलोकेटेड टू देम, मुझे परचेज चेक करना है, तुम्हें सेल्स चेक करना है। मैं परचेज कैसे चेक करूंगा, तुम सेल्स कैसे चेक करोगे, इस पर डिस्कशन दोनों मिलकर कर रहे हैं। जबकि ऐसा भी तो हो सकता था, मैं अपनी परचेस अपने हिसाब से चेक कर लूंगा, तुम अपनी सेल तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। पर ऐसा हो रहा है क्या? तो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि तुम अपना काम कैसे करोगे और मैं अपना काम कैसे करूंगा। और अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, तो कल मैंने लिखवाया था वो कौन से 6 काम है जिसके लिए सारे ज्वाइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। याद आ रहा है? डिसीजन टेकन बाय ऑल दी ज्वाइंट ऑडिटर रिगार्डिंग नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय एनी ऑफ दी ज्वाइंट ऑडिटर। हम में से कोई भी अगर काम करेगा तो कैसे करेगा, इसका डिस्कशन कॉमनली अगर हुआ है, नॉर्मली कॉमन ही होगा, और कॉमन हुआ है तो सब जिम्मेदार होंगे। बोलो, ठीक है। एंड कम्युनिकेट दिस डॉक्यूमेंटेशन टू TCWG। ये भी कल चर्चा हुई थी कि जैसे भी काम को बांटा जाएगा, जो भी होगा वो हम बता देंगे TCWG को। एंड फाइनली आखिरी पॉइंट बेटा, ज्वाइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड अ कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एंगेजमेंट लेटर समझते हो आप? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है आज पढ़ेंगे अपन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR, मतलब ऑडिट खत्म होने के बाद हम उनसे कहते हैं कि हमने पूरा ऑडिट कर लिया है, हमने सब चेक कर लिया है, एक बार आप लिख कर दे दो कि आपने हमसे कोई भी चीज छुपाई नहीं है जो ऑडिट से रिलेटेड थी वो। ठीक बात है, तो वो हम कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा एंगेजमेंट लेटर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हमें कॉमन लेना है। तो यहां इस शब्द को अपन अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, आप देखो बेटा, इसका सीक्वेंस सही नहीं है, मतलब जो काम सबसे पहले होना था वो सबसे आखिरी में लिखा है ना। तो ऐसा कई बार कर देती है। अब सोचो, जो एक सेकंड चैप्टर मैंने शाम में पढ़ाया है लोगों को, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनता है और प्लान के लिए प्रोग्राम बनता है। पर उन्होंने शुरुआत कहां से करी? प्लान से। बीच में कुछ और डाल दिया, फिर कुछ और डाल दिया, सब कुछ तो भी चलता रहता है ना। और देखो आप सीक्वेंस, आपने रैप बाद में लगाया, प्लानिंग पहले बना ली। अरे रैप लगाओगे तो उसके हिसाब से प्लानिंग बनेगी ना, ऐसा थोड़ी देर पहले प्लान बना लिया फिर रिस्क असेस कर रहे, तो प्लान कैसे बना लिया? फिर किस चीज के लिए प्लान बना लिया? समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, वो तो खैर उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। चलो लिख लो। अच्छा, हेडिंग को देखकर कुछ बोल पाओगे अब? अगर ये हेडिंग लिखी मिल गई तो ऑडिट प्लानिंग, तो सर मीटिंग बुलाएंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, उसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे, प्लान में कुछ डिसाइड करेंगे क्या तुम्हें करना है, क्या मुझे करना है, क्या मिलकर करेंगे, और क्या खास खास बातें जो ध्यान में रखनी है। फिर रिस्क असेसमेंट में क्या बोलेंगे? ईच ज्वाइंट ऑडिटर शैल असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू अदर ज्वाइंट ऑडिटर, प्लस दे विल एडिक्वेटली डॉक्यूमेंट द रिस्क असेस बाय देम, है ना। तो आपको लिखना है यहां से। देखो यार, सीधा पहली बार रिवाइज हुआ स्टैंडर्ड और सीधा क्वेश्चन उसने पूछ लिया एग्जाम में। आप बेटा फिर से इस पेपर को देखना, आप बिलीव करो आपको ये पेपर कठिन नहीं लगेगा। परेशानी ये है कि अपन ने उस डेप्थ में पढ़ा ही नहीं होता है,
और एक चीज को कितने तरीके से पूछा जा सकता है इस बारे में विचार ही नहीं किया होता है। अब चाहो तो आज जाकर पेपर फिर से देखना, मैंने एक भी क्वेश्चन अपने नोट्स में इस अटेम्प्ट का शामिल नहीं किया है, लेकिन आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। वो सीधा मॉड्यूल से ही पेपर बना रहे बेटा, ये समझ लो आप तो। होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या था होमवर्क में? 299 जितना पढ़ा है उसकी समरी बनाई है? पानी है, क्या होगा और? तो रिस्क का क्या करना है? दो काम करने हैं। आप देखो कहां पर राइट टिक लगाई है मैंने, असेस करना है और कम्युनिकेट करना है। कौन असेस करेगा? सबको करना पड़ेगा अलग अलग। जितने लोग ज्वाइंट ऑडिटर बनेंगे सबको रिस्क असेस करना है और एक दूसरे को बताना भी, ताकि सबको सब पता चले, है ना? जनसंख्या कम लग रही है आज, है? संडे का पूरा इफेक्ट दिख रहा है, यहीं पर दिखता है पूरा इफेक्ट। हो गया? ठीक है। ज्वाइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। इसके बाद काम की बात लीजिए। फॉर कॉमन, जो कॉमन मतलब मिलकर करने वाले हैं उसके लिए भी डिस्कशन साथ में होगा, और जो अपना अपना अलग से काम करने वाले उसका डिस्कशन भी साथ में होगा। तो कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑडिट वर्क एलोकेटेड टू देम एंड कम्युनिकेट दिस डॉक्यूमेंटेशन टू TCWG, ताकि कल के दिन झगड़ा ना हो, कल के दिन कोई डिस्प्यूट ना हो, क्लैरिटी रहे। अच्छा, इन्होंने लिखा तो ये कि कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ऑडिटर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑडिट करना चाहता, दूसरा किसी और पे, तो कॉमन कैसे होगा यार? दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो फिर मजबूरन अलग अलग करने पड़ेंगे। तो उन्होंने लिखा जरूर ये है, पर ये 100% अप्लाई नहीं हो पाएगा। और या फिर सिंपल सी बात है, अगर उनको कॉमन ही करवाना होगा तो फिर एक को छोड़ना पड़ेगा ऑडिट, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा, अलग अलग करना चाहिए कायदे से उन्हें। क्या अपन तो कॉमन ही लिखेंगे? आपने कॉमन लिखा है तो हम तो कॉमन ही लिखेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है बेटा, क्योंकि ऑडिट एक ही है और अभी काम का बंटवारा तो बाद में होगा, तो अलग अलग टर्म्स पे नॉर्मली संभव नहीं है। मतलब जैसे एक ही ऑडिट करना है और 3 लोग कह रहे तीनों अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में करेंगे, तो सबका स्कोप ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो जाएगा, तो फंसेंगे अपन। तो फिर तो कॉमन ही होना चाहिए नियम से। तो मतलब एक ही एंटिटी का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ऑडिट करना बहुत डिफिकल्ट है और वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो अपना आंसर हमेशा कॉमन पर ही होगा कि नहीं, कॉमन देना चाहिए।
ठीक है, हो गया क्या? बोलो ना। तो यहां पर 299 खत्म होना चाहिए। आखिरी हेडिंग जो नई आई थी वो यही है। ये हेडिंग पहले नहीं होती थी, दिखती नहीं थी कभी कहीं पर। चले, नया स्टैंडर्ड है 580, 570 कर लेंगे पहले, ये भी नहीं हुआ ना। $570 कर लेते हैं पहले, ठीक है। नाम क्या है? गोइंग कंसर्न, ठीक है। 570 में क्या चर्चा होने वाली होगी आप बताओ? सारी बातें गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। तो आप क्या जानते हो गोइंग कंसर्न के बारे में? पहली बात, हाँ, ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है क्या? हाँ सर, है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब AS1 में बताया है कुछ। अगर आप कुछ नहीं कहोगे गोइंग कंसर्न के बारे में तो ऐसा माना जाएगा कि आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न के आधार पर बनाए गए होंगे। मानते हैं हम ऐसा? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, ऐसी कुछ 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपने सुन रखी होंगी। तो इसमें ऑडिट क्या क्या कनेक्शन है? तो सुनो बेटा, पहले क्या होता है, मैनेजमेंट जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मैनेजमेंट जब अपनी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले उसे एक काम करना होता है। और वो काम क्या होता है? उसे असेस करना होता है कि वेदर द एंटिटी इज एबल टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। मतलब आपको ये चेक करना है कि ये वाली एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी या नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। अब आपने मैनेजमेंट है उसने असेस करा, करने के बाद उसने पाया कि हाँ यार एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएगी, तो कुछ करना है क्या? नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। क्या ये लिखने की आवश्यकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न में बनाए गए हैं? नहीं। पर अगर जवाब आया ना, नहीं यार गोइंग कंसर्न के रूप में नहीं चल पाएंगे, अब आपको लिखना पड़ेगा कि हम गोइंग कंसर्न के साथ नहीं चल पाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बनाने पड़ेंगे आपको। मतलब असेट आज की वैल्यू पर, लायबिलिटीज आज की वैल्यू पर। बोलो यार, अब ऑडिटर का क्या रोल है इसमें? ऑडिटर आएगा और ऑडिटर चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ चेक करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले, या बिना सोचे समझे गोइंग कंसर्न के आधार पर बना दिए। चेक करा था कि नहीं करा था, और चेक कैसे करा था? तो ऑडिटर भी ये चेक करेगा साथ में कि इनने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो दिए गोइंग कंसर्न पे, बनाने भी थे या नहीं। सो ऑडिटर विल चेक appropriateness of management use of going concern in preparation of financial statement. ऑडिटर क्या चेक करेगा? appropriateness of use of going concern by management in the preparation and presentation of financial statement. समझ पा रहे हैं आप? सो मैनेजमेंट ने चेक करना है कि गोइंग कंसर्न के रूप में चलेंगे या नहीं चलेंगे। ऑडिटर ने ये चेक करना है कि तुमने जो गोइंग कंसर्न का यूज करा है वो सही करा या नहीं करा। ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनने ही नहीं थे तब भी तुमने बना दिए, ये ऑडिटर ने चेक करना है। ऐसा कुछ हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे सर? और हम ये समझेंगे कैसे पता चलेगा कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चलने वाली है भी या नहीं। तो क्या कुछ इंडिकेटर्स होंगे, कुछ एग्जाम्पल होंगे जिनको देखकर ऐसा लगेगा कि यार गोइंग कंसर्न के रूप में चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इस टाइप की कुछ बातें होंगी, है ना? ओके। एग्जाम में तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। समझ रहे हो ना? कोई ऐसे का नाम ना कुछ। ठीक बात है। तो हमारी शुरुआत कहां से होगी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर क्या जानते हैं हम? एक देख रहे हैं आप। दूसरा क्या लिखा है? कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न नॉट जस्टिफाइड। गोइंग कंसर्न का उल्टा क्या होगा? मतलब अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पर नहीं चलने वाली तो किस बेसिस पर चलने वाले? तीसरी बात, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, जो कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में पर लिखा है। ठीक है। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि गोइंग कंसर्न के रूप में नहीं चल पाएंगे। ठीक है। प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन गोइंग कंसर्न। मतलब ऑडिटर गोइंग कंसर्न के ऊपर अपनी ओपिनियन देने वाला है, ऐसा करने के पहले उसे क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। एंड फाइनली ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न के बारे में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या होगा तो क्या, जो भी है। ठीक है। आपको याद होगा आज से थोड़ी समय पहले 570 रिवाइज हुआ था, और रिवाइज होने के पीछे एक छोटा सा कारण था। वो छोटा सा कारण बेटा इस 6 पॉइंट में लिखा गया है, जिसमें लिखा है ना मोस्ट आईएमपी। ये नया आया था, केवल इस इतनी सी बात की वजह से बोला गया कि 570 रिवाइज हो गया। और ये रिवाइज इसलिए हुआ था क्योंकि
मतलब ये रिवाइज हुआ और इसके साथ में ऐसे 700 रिवाइज हुआ, इफेक्ट दोनों जगह दिखता है ना। खैर, समझ में आया क्या करना है। शुरुआत करते हैं यहां से। आप लिखना स्टार्ट करिए। बहुत जनरल बातें हैं बेटा, आप ऑलरेडी जानते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होता है। पहला पॉइंट लिखा है क्या, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, समझाने की जरूरत है। दूसरी बात क्या लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि एंटिटी इज कंटिन्यूइंग इन फोर्सेबल फ्यूचर अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड टू लिक्विडेट द एंटिटी। ठीक है। तीसरी बात क्या लिखी है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर दी गोइंग कंसर्न अजम्पशन अनलेस मैनेजमेंट वांट टू लिक्विडेट दी एंटिटी। अगली बात क्या लिखी है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, इसका यह मतलब हुआ कि यू आर एबल टू रियलाइज योर असेट्स एंड यू आर कैपेबल टू पे योर ऑल लाइबिलिटीज, ऐसा अपन नॉर्मली मानकर चलते हैं। वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड फाइनली कौन रिस्पॉन्सिबल है ये चेक करने के लिए कि एंटिटी गोइंग कंसर्न ग्रुप में चलेगी या नहीं चलेगी। परफेक्ट लिखा एकदम, आप आराम से मन से लिख सकते हो। ये सब बातें आपको बताएं, वो तो ऐसा है कि ठीक है अब लिख ही रहे हैं सब कुछ, तो ये भी लिख लो। सर पहला पॉइंट लिखा है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। दूसरी बात, इस एजम्पशन के अंतर्गत यह मानते हैं कि एंटिटी फोर्सेबल फ्यूचर में चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है। अंडर दिस एजम्पशन एन एंटिटी इज व्यूड एज कंटिन्यूइंग इन द फोर्सेबल फ्यूचर अनलेस मैनेजमेंट इंटेंड टू लिक्विडेट द एंटिटी। ठीक है। ये बार बार वो शब्द यूज करेंगे। अब मैनेजमेंट खुद ही बंद करना चाह रहा होगा तो फिर तो अलग ही बात हो गई यार, है ना। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर, इसका मतलब कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बनाए जाते होंगे, स्पेशल। एक होता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो सबके लिए नहीं है। जैसे बैंक से लोन चाहिए तो अलग से उनके लिए आपने बना दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अलग से आपके आईसीआई ने, मतलब हमारे आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स का सीरीज बना के रखा है, 800 वाला सीरीज, जो आपके सिलेबस में नहीं है। और अब तो उन्होंने फाइनल से भी हटा दिया, पता नहीं अब उसको पढ़ेगा कौन। सिलेबस कम कर रहे हैं वो, पास कराना चाहते हैं आपको। अभी बीच में और न्यूज आई थी कि और कम होना है,
70% का डिस्काउंट है, मतलब कम करना है सिलेबस, ऐसा कुछ हुआ था ना? हाँ, आई थी ऐसी कोई न्यूज। डिस्काउंट where use of going concern assumption is appropriate, it is assumed that management will be able to realize the assets and will pay all the liabilities. तो इसका मतलब अगर आपके पास कर्ज ज्यादा है, केवल इससे प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर असेट से पैसा नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। कई सारी एंटिटीज हैं, जैसे ही वो बंद होने की कगार पे आती है, वो अपनी सारी एसेट बेचना शुरू कर देती हैं कि कैसे भी करके लिक्विडेट होने से बच जाए। पर अगर वो नहीं कर पाती हैं ऐसा, तो फिर लिक्विडेट होना ही पड़ जाता है, कोई ऑप्शन नहीं है। And where financial statements are not prepared at going concern assumption, this fact is to be disclosed in the notes to account. Last में क्या लिखा है? Who is responsible for assessing the entity's ability to continue as going concern? Management, है ना? काम थोड़ा स्पीड में करना है, ये स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है? सी इंटर वाली एक बार हाथ उठाओ ना बेटा, एक मिनट उठाए रखना है ना। ठीक है, बहुत सारे हैं तो अपन को ना कुछ अलग क्लास लगानी है बेटा इंटर वालों के लिए। इसमें से कुछ लोग सुबह मतलब शाम को भी आते हैं, है ना? शाम को आने वाले कितने लोग हैं? एक बार फिर से हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, डन। ये लिखना हो गया। अगली हेडिंग क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न नॉट जस्टिफाइड। मतलब अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन है? तो क्या लिखा? वेयर द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड। असेट को काय पर दिखाओ? डिस्पोजेबल वैल्यू पर, मतलब आज जो मिल पाएगा, लायबिलिटीज को पेमेंट वैल्यू पर, है ना? तो ये एग्जाम पर्पज से नहीं है बेटा, एक जनरल अपन बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें होंगी जो डायरेक्टली एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, कभी पूछे भी नहीं है, लेकिन ठीक है, बात तो पूरी करनी पड़ेगी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न नॉट जस्टिफाइड। फर्स्ट वाला ये, यही तो बोल रहे हो। हाँ, सेकंड में बोला है कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, क्लियरली बोला है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है। थर्ड में बोला है कि जब भी आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप गोइंग कंसर्न के आधार पे ही बनाएंगे, जब तक कि आपकी कोई और इंटेंशन ना हो।
तो दो बातें फोकस्ड हैं कि नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पर ही बनाना है, मतलब मीनिंग नहीं बताया, वो सेकंड पॉइंट ने बताया। दूसरी बात, केवल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही है, स्पेशल पर्पस की बात नहीं चल रही है। ठीक है, बोलो और किसी को भी डाउट है सेकंड और थर्ड में? सेकंड ने बताया मीनिंग क्या है गोइंग कंसर्न का, थर्ड ने बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली जब तक कुछ और बात ना हो गोइंग कंसर्न के आधार पर ही बनाना है। और कौन सी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जनरल पर्पस। ठीक है, ये लो लिख लिया सेकंड पॉइंट। ठीक है, आराम से।